हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मध्ययुगीन समाज वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली जो हिस्ट्री है वो ली है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका लेसन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो मध्ययुगीन समाज वैश्विक परिप्रेक्ष्य। अब परिप्रेक्ष्य का मतलब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब उपागम भी होता है, इसका मतलब प्रकार भी होता है, इसका मतलब दृष्टिकोण भी होता है। ये सभी एक ही शब्द हैं, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट नंबर 1 है जिसमें मध्यकालीन विश्व यूरोप के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस यूनिट नंबर 1 में जो है हमारा लेसन नंबर 1 है कि सामंतवाद, चर्च और कुलीन वर्ग क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सामंतवाद और कुलीन वर्ग और इसके चर्च के बारे में इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 है। तो इस लेसन के अंदर हमको जो है सामंतवाद के बारे में, यूरोप और भारतीय सामंतवाद क्या है उसके बारे में, जर्मनी आक्रमण, ऐतिहासिक विकास उसके बारे में और दास प्रथा के बारे में पता चलेगा। वहीं हम दूसरे उस पे आएंगे तो वहाँ पे चर्च और कुलीन वर्ग के बारे में बताया गया, जिसमें ईसाई धर्म और मठवाद जो था, मोनेस्ट्रीज जो होती हैं उनके बारे में, ईसाई विचारधारा पर आधारित जो राजतंत्र है वो, और नाइट्स यानी कि जो नाइट्स वर्ग आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। जो एक नाइट्स वर्ग पैदा हुआ था, तो नाइट्स वर्ग यानी कि योद्धा जिन्हें बोला जाता है। और कृषक और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वहीं हमारा जो इसका अंतिम पड़ाव होगा तो वो सामंती संबंध और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के ऊपर होगा, जिसमें हम व्यापार का विकास, नगरीय केंद्रों का उदय और सामंतवाद का संकट के बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेसन की अच्छी तरीके से डिटेल्स ले लेनी है कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो रोमन साम्राज्य के पतन में जर्मनी जर्मनिक आक्रमणों की जो भूमिका रही है उसके बारे में यहाँ पर हमारे को पता चलेगा। और जो यूरोपीय इतिहास रहा है उसको, उसके जो सांस्कृतिक विकास है उसके बारे में चर्चा होगी। और वहीं उत्पादन की जो दास प्रणाली से उत्पादन की जो सामंती प्रणाली है उसके बीच का जो अंतराल रहा है उसके बारे में। और वहीं उसके बाद सामंती राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की संरचना, और नाइट्स वर्ग यानी कि जो हमारे योद्धा वर्ग है उसके बारे में, और व्यापार और नगरीकरण और सामंतवाद का संकट, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लेसन को आपको क्या करना है, बस आपको टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ लेने हैं। और जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप जो है सिर्फ मेन हेडिंग्स आप लिख लीजिए, और उसके बाद में जो भी थोड़ा थोड़ा सा आपको अंदर बताया जा रहा है वो आप उसको समझ लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो इकाई है वो मध्यकालीन विश्व के प्रमुख परिवर्तनों पर केंद्रित है। जो मध्यकालीन विश्व के अंदर जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। मध्ययुगीन दुनिया के इतिहास की बेहतर समझ के लिए इस इकाई को दो पार्टों में विभाजित किया गया है। अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है। जो हमारा पहला वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर जो हम सामंतवाद, चर्च और कुलीनता की चर्चा करेंगे। और वहीं जो हमारा इसका दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट होगा तो उसमें हम सांस्कृतिक विकास, मध्यकालीन जीवन शैली और उसके परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला आपके जो डिस्प्ले पर आपका जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, सामंतवाद। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो सामंतवाद वर्ड है ये है क्या, सामंतवाद से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर सामंतवाद किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो एक जो सामंतवाद एक प्रकार की जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्था थी, जो क्या करती थी, किसी भी पदानुक्रमों, निष्ठाओं और परंपरा निर्भरता के संबंधों पर आधारित थी। मध्यकालीन दुनिया के इतिहास में इस तरह के विकास बहुत जगहों पर देखने को मिलते हैं। वहीं विभिन्न स्थानों पर सामंतवाद से संबंधित प्रक्रियाएं और उसका स्वरूप अलग अलग है। इस प्रकार सामंतवाद की कोई सार्वजनिक परिभाषा नहीं है, इसे स्थानीय परिवर्तनों के संदर्भ में भी बेहतर समझा जा सकता है। अब सामंतवाद जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और सामंतवाद जो है वो एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्था जो किसको दिखाती है, जो किसी भी जो है सीक्वेंस ऑर्डर को दिखाएगी, किसी भी परंपरा को दिखाएगी, उसी को हम सामंतवाद कहते हैं। तो सामंतवाद की कोई भी सार्वभौमिक जो है परिभाषा नहीं है, इसे स्थानीय परिवर्तन के आधार पर ही समझा जा सकता है। यूरोपीय और भारतीय सामंतवाद। अब यूरोप में सामंतवाद के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से समझाया गया है। इस प्रकार यूरोपीय इतिहास में सामंतवाद से जुड़ी हुई विद्युत बहसों यानी कि जो फ्लूइडिज्म डिबेट का जन्म हुआ था। फ्लूइड का मतलब यहाँ पर एक चीज़ बताया था कि भूमि का टुकड़ा, उससे भी लिया जाता है ना। और 1887 में जर्मन विद्वान ब्रेनर ने घोड़े की रकाब से सामंतवाद की उत्पत्ति की व्याख्या की है। अब उन्होंने बोला कि जो घोड़े की रकाब है उससे सामंतवाद की उत्पत्ति हुई है। और उन्होंने आगे ये भी तर्क दिया है कि जो फ्रांस के चार्ल्स मार्टेल बेहतर घुड़सवार सेना के अभाव के कारण अरबों को पराजित नहीं कर सके, और एक बेहतर घुड़सवार सेना विकसित करने के लिए शासक ने चर्च और अभिजात वर्ग से भूमि को अधिकृत करना शुरू कर दिया था, और उसी को सामंतवाद कहा जाता था। तो यानी कि जो भूमि का टुकड़ा है ना, उसको क्या बोला गया, उसको जो है सामंतवाद बोला गया। अब वहीं यानी कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास को लेकर जिस चीज़ की लड़ाई होती है तो वो भूमि के लिए ही तो होगी। तो सैन्य अधिकारियों को भुगतान में
भूमि अनुदान के माध्यम से किया जाता था और इस पूरी प्रक्रिया ने सामंतवाद को जन्म दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वहीं 1920 के दशक में बेल्जियम के विद्वान हेनरी पिरेन ने सामंतवाद के उदय की व्याख्या करने के लिए अलग आर्थिक पहलुओं पर ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि इस्लाम के उदय के साथ में ही भूमध्य सागर क्षेत्र में लंबी दूरी के यूरोपीय व्यापार में गिरावट आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इस्लाम का उदय हुआ, यानी कि इस्लाम जो समुदाय, इस्लाम जो आपका एक धर्म है, उसका जब उदय हुआ तो भूमध्य सागर क्षेत्र के अंदर जो लंबी लंबी दूरी पर जो यूरोपीय व्यापार थे उसके अंदर जो गिरावट आई, और उसके बाद में एक ग्रामीण बंद अर्थव्यवस्था विकसित हुई। और बंद अर्थव्यवस्था विकसित हुई जिसको क्या बोला गया, साम्यवाद बोला गया। वहीं अगर हम फ्रांसीसी विद्वान की बात करें तो इन्होंने साम्यवाद की व्याख्या करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बोला है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सामंतवाद वैसे शब्दों में देखें तो सामंतवाद का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, और वहीं अगर हम सामंतवाद को देखें तो अलग अलग तरीके से सामंतवाद की जो है विचारधारा यहाँ पर जो है सबके अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल अलग अलग है। फिर आता है ऐतिहासिक विकास और जर्मनिक आक्रमण। जर्मनिक जनजातियां धीरे धीरे जर्मनिक राज्यों में परिवर्तित हो गई। अब जो जर्मनिक जनजातियां थी वो धीरे धीरे जो है जर्मनिक राज्यों के अंदर क्या हो गई, बदल गई। तत्कालीन रोमन संस्थाओं के साथ में उनके अंतर संबंध का अध्ययन दो चरणों में किया गया। सबसे पहला संस्थापक, तो ये पॉइंट याद रखना कि जो जर्मनिक जातियां जो थी, जो रोमन संस्थाएं थी, उनका अंतर संबंध जो है दो अध्ययनों में किया गया था। पहला था आपका संस्थापक और दूसरा था उत्तराधिकारी। अब ये कौन से राज्य थे? ये दोनों जर्मन रोमन संपर्क के दो अलग अलग चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्थापक या शुरुआती जर्मन राज्य जो कि 406 से लेकर 480 ईस्वी के दौरान उभरे थे, और इसमें वेंडल यानी कि जो उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनिस से, विसोगोथ यानी कि स्पेन के टोटोलोस से, और वर्गडियन यानी कि मध्य राइन के सेवाइन से, और ऑस्ट्रोगोथ यानी कि जो उत्तरी इटली में शामिल थे। ये राज्य बिना किसी बड़े बदलाव के रोमन संरचनाओं के साथ में बने रहे। कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ और रोमन साम्राज्य के साथ में ये जुड़ गए। अब इस प्रकार सांस्कृतिक निरंतरता का एक चरण जो है पैदा हुआ और धीरे धीरे बदलाव होने लगा। इस प्रकार का द्वित्ववाद अवश्य मौजूद था कि प्रशासनिक, कानूनी और साथ ही धार्मिक क्षेत्रों में, क्योंकि दो प्रकार की आज़ादी थी, जर्मनी जनजातियां और रोमन। ठीक है, एक तो जर्मनी जनजातियां थी और दूसरी थी रोमन। अब ईसाई धर्म लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि इसने जर्मनिक राजाओं के शासकीय अधिकारों को स्थापित किया। जो ईसाई धर्म था वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ? बोला जाता है कि जो ईसाई धर्म था वो लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि उसने जर्मनिक राजाओं के शासकीय अधिकारों को स्थापित किया, कि जितने भी जो जर्मनिक राजा थे उनके जो अधिकार थे उनको स्थापित करने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसके लिए एक प्रभावी देवीय मार्ग भी प्रदान किया था। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो गुलाम व्यवस्था से सामंतवाद में संक्रमण। अब गुलाम व्यवस्था से सामंतवाद तक कैसे पहुंचे? गुलाम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक दूसरे व्यक्ति की शक्ति और अधिकार के अधीन होता है। गुलाम व्यवस्था का मतलब क्या है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर एक व्यक्ति दूसरे की शक्ति और अधिकार के अधीन होता है, यानी कि आप हो और आपके ऊपर कोई और हुकूमत चला रहा है, तो वो क्या है? गुलाम व्यवस्था है। अब दास स्वामी की संपत्ति की तरह अधिक थे यहाँ पर, और गुलामी लगभग सभी प्रचार प्राचीन समाजों में किसी न किसी रूप में विद्यमान यहाँ पर थी। अब लेकिन यह यूनानी रोमन साम्राज्य में उत्पादन के एक प्रमुख तरीके से विकसित हो गई। अब गुलामी दास श्रम के बड़े पैमाने पर रोजगार की एक संस्थागत प्रणाली के रूप में विकसित होने लगी। अब धीरे धीरे यूनान और रोम जैसे सभ्यताओं की समृद्धि जो है वो काफ़ी हद तक गुलामी की संस्था पर निर्भर थी, क्योंकि गुलामों में बड़ी मात्रा में अधिशेष पैदा किया था। और गुलाम व्यवस्था प्राचीन समाजों की गुलाम श्रम और औद्योगिक पूंजीवाद के मुक्त मजदूर श्रम के बीच एक मध्यवर्ती चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? वहीं बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्वामी उत्पादन की प्रक्रिया में दासों के श्रम के माध्यम से उत्पादित अधिशेष का आनंद लेते थे। जो स्वामी थे, जितने भी मतलब जो हेड होंगे, वो क्या करते थे? दासों का श्रम, यानी कि जो नौकर हैं वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे और उसके उत्पादन से ही वो बाकी चीज़ों का जो है आनंद लेते थे। उसके बाद हम यहाँ पर हम बात करें कि कुलीन वर्ग जो था, चर्च और नोबेलिटी। तो ईसाई धर्म जो है ये कहा जा सकता है कि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, उसका समापन हो गया, तो ईसाई धर्म और इसकी संस्थागत संरचना ने एक सतत चैनल के रूप में कार्य किया। ईसाई धर्म जो है, बताया गया है कि ईसाई धर्म के अंदर कि जब पश्चिम रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो उसके बाद में ईसाई धर्म और उसकी संस्थागत संरचना ने एक सतत चैनल के रूप में कार्य किया, और ईसाई धर्म ने न केवल यूरोप के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ा, बल्कि गोथ, वेंडल और फ्रेंक्स जैसे जर्मनी जनजातियों को भी आत्मसात करने में मदद की। अब
ईसाई धर्म के प्रचार के परिणाम स्वरूप अलग अलग समूह, अलग अलग विद्वानों का विभाजन हुआ, गठन हुआ। पश्चिम के लैटिन चर्च पर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रभुत्व था, और वहीं बाल्टिक क्षेत्र, पोलैंड और तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया और हंगरी जनजातियों द्वारा समर्पण यहाँ पर दिया गया था। पूर्व के ग्रीक चर्च का जो है नेतृत्व रूढ़िवादी संगठनों ने किया, यानी कि इसको ईसाई धर्म का प्रसार भी जो है दो भागों में हुआ। पहला हुआ हमारा कैथोलिक ईसाई धर्म इसके अंतर्गत, और दूसरा हमारा रूढ़िवादी संगठन। अब उन्होंने यूनानियों और रूसियों का समर्थन भी मिला, और पूर्वी चर्च को बाइजेंटाइन सम्राटों के लिए तृतीय और द इस्रोसियन और कॉन्स्टेंटाइन द्वारा समर्पित किया गया था। रोम में पोप को सर्वोच्च और सेंट पीटर के एकमात्र अधिकारी के रूप में स्वीकृति प्राप्त थी। अब पोप यानी कि आपको पता होगा, जैसे हम बोलते हैं हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण पंडित हो गए, ठीक है, और मुस्लिमों के अंदर मौलवी हो गए, ऐसे ही ईसाइयों में पोप होते हैं, ठीक है, जैसे फादर पॉप है ना। उसके बाद में मठवाद, जिसको हम मोनेस्ट्री बोलते हैं, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो पूर्व में सेंट बेसिल और पश्चिम में नूरिसा के सेंट बेनेडिक्ट ने ईसाई धर्म के मठवाद को आकार दिया। 7वीं शताब्दी के आसपास मठवाद का प्रमुख विकास होने लगा। ईसाई धर्म के प्रसार के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में नए मठों की स्थापना की गई, क्योंकि पिछली शताब्दी में अधिकांश मठ जो है वो दक्षिण स्पेन, गाल और उत्तरी इटली के प्रमुख शहरों में स्थित थे। ये जो मठ हैं, इनको स्थानीय बिशपों के नियंत्रण से कुछ स्वतंत्रता भी दी गई थी, ताकि वे क्या कर सकें, शासकों के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर सकें। अब उसमें से अधिकांश मठ ऐसे थे जिसमें भिक्षुओं और ननों द्वारा दोनों को रहने की अनुमति देते थे, जबकि कुछ मठ ननों के लिए ही थे। यानी कि कुछ तो ऐसे थे जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी यानी कि ननों जो वो एक साथ रह सकते थे, और कुछ ऐसे थे जहाँ पर सिर्फ नन यानी कि लड़कियां ही रहा करती थी, लड़के नहीं रह सकते थे। उनका प्रबंध शाही परिवारों की महिलाएं संबंध, वृद्ध और विधवा रानियों, अविवाहित राजकुमारियों और यहाँ तक कि स्वयं राज करने वाली रानी द्वारा भी किया जाता था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया मठवाद। उसके बाद में आता है ईसाई राजशाही की विचारधारा क्या थी। तो पोप ग्रेगरी जो थे प्रथम, उसके प्रयासों से ईसाई शासन की विचारधारा को आकार मिला। इन्होंने बाइजेंटाइन सम्राटों से पश्चिमी चर्च की स्वतंत्रता संभव की, और एंग्लो सैक्सन के ईसाई धर्मांतरण ने पश्चिम में पोप के वर्चस्व के लिए एक प्रमुख राजनीति समर्थन तैयार किया। ईसाई धर्मांतरण का मतलब कि सभी को जो ईसाई धर्म अपनाने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, कि उनको भाई ईसाई धर्म अपनाया जाए उनका ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा रही थी। अब शासन की धारणाओं के अनुसार भगवान से अनुरोध किया गया कि राजा को सर्वोत्तम शक्तियाँ और गुण प्रदान करे, क्योंकि वह राज्य, चर्च, पादरियों की रक्षा कर सके और दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सके। फिर आता है आपका शूरवीर और शिष्टता की संस्कृति। तो यूरोपीय अभिजात वर्ग को भी काउंट, ड्यूक और अर्ल्स के पदानुक्रम साथ वर्गीकृत किया गया था। इनको भी अलग अलग तरीके से बांट दिया गया था। उनकी मुख्य शक्ति स्थानीय संसाधनों पर उनके नियंत्रण पर टिकी हुई थी। जो उनकी मुख्य शक्ति थी, जो उनके स्थानीय संसाधन है, जो भी चीज़ मनुष्य के काम आती है वो सब संसाधन है, चाहे तेल, लकड़ी, कोयला, है ना, ये सब हमारे संसाधन आते हैं। कैरोलिनियनों में के शक्तिशाली शासन के दौरान भी कुलीन और अभिजात वर्ग कभी भी शाही इच्छा का साधन नहीं रहे। फ्रैंक्स के दौरान अभिजात वर्ग पितृसत्तात्मक रूप से उत्तराधिकारियों के एक छोटे वर्ग के साथ संगठित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि महिलाओं को अपने भाइयों के साथ संपत्ति विरासत में मिली थी। ये सब चीज़ें इसमें बोली गई है। फिर किसान और राज्य आते हैं। तो सामंतवाद के सामाजिक पहलुओं में अभिजात वर्ग का वर्चस्व वाला एक पदानुक्रम भी शामिल है, और विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति निष्ठा से एक साथ बंधे होते हैं। जागीर व्यवस्था में अधीन किसान भूमि से बंधे थे, और एक कानूनी अर्थ में यूरोप में सामंतवाद का मतलब होता था भूमि जोत की एक प्रणाली थी। सामंतवाद का मतलब क्या था? भूमि जोत की एक प्रणाली थी, जिसमें छोटे या स्थानीय भूस्वामियों ने उच्च भूस्वामियों से भूमि का अधिग्रहण किया और बदले में उनको सेवाएं दी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया था कि सामंतवाद हमने ऊपर पढ़ा था, भूमि का टुकड़ा, ठीक है, सेवाएं देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव, ये सब चीज़ें इसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में जो है आधा ऐसा कुछ वो नहीं रहता है पॉइंट। तो अब यहाँ पर आता है आपका कृषि उत्पादन। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की जो अवधि रही है, यूरोप के उत्तर पश्चिमी भागों में कृषि विस्तार देखा गया। ये तकनीकी विकास का परिणाम था, और यहाँ पर जो है कृषक बल की कमी के लिए श्रम बचत उपकरणों की आवश्यकता थी। उत्तर पश्चिमी यूरोप की भारी और नम मिट्टी को अलग जुताई और उपचार की आवश्यकता यहाँ पर देखी गई। भारी पहिए वाले हल जो थे, इन्होंने अमीरों किसानों की समस्याओं को हल किया, लेकिन गरीब लोगों ने अपने संसाधनों को इकट्ठा किया, बाढ़ हटा दी, और भारी हल की बेहतर गतिशीलता के लिए जमीन की लंबी आयतकार पट्टियाँ बना डाली। क्योंकि देखो, जो अमीर किसान हैं वो तो ये सब कर सकते हैं, पर जो गरीब हैं वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे।
अब सामंती संबंध और राजनीतिक आर्थिक संबंध परिवर्तन की बात करें तो व्यापार का विकास कैसे हुआ। 11वीं शताब्दी के बाद से व्यापार का जो है पुनरुत्थान होने लगा, और जागीर की आत्मनिर्भर प्रगति के बावजूद भी ना तो स्थानीय और ना ही लंबी दूरी का व्यापार होता, और स्थानीय बाजार अक्सर मछली को लेकर, नमक, लिनन और वस्त्रों से संबंधित थे, यानी कि स्थानीय व्यापार में ये सब चीज़ें बिकती थी। और छोटी-छोटी वस्तुओं का उत्पादन जो है स्थानीय स्तर पर नहीं होता था, प्रत्येक वस्तु का स्थानांतरण, इसलिए उत्पादन के केंद्रों के बीच अंतरक्रियाएँ की संभावना हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं तो कुछ चीज़ें दूर हैं, है ना? तो वहाँ से जो है इसमें रेशम और मसालों का व्यापार भी देखा जा सकता है कि रेशम का और मसालों का व्यापार होता था। शहरी केंद्रों का उदय हुआ धीरे-धीरे। अब यूरोपीय इतिहास के मध्य युग में अंधकार युग की तलाश की पहल धारणा को अब शोध और विद्युत बहस से बदल दिया गया। 7वीं से 14वीं शताब्दी की अवधि के दौरान कस्बों और व्यापार ने सामंती यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कस्बे खाद्यान्न और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे, इसलिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के बीच में एक निरंतर संपर्क बना रहता था। पश्चिमी यूरोप की बात करें तो पश्चिमी यूरोप में उत्पादकता में गिरावट हुई, और बहुत सारे कारक जैसे भूमि का विखंडन, भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी, खाद की कमी, खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों पर जोर प्रमुख, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई थी। वहीं अगर हम आगे देखते हैं थोड़ा, तो पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद के विकास के अलग अलग चरण थे। ये 7वीं शताब्दी के अंदर आरंभ हुआ और 11वीं-13वीं शताब्दी में अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका था। अब 14वीं और 15वीं सदी तक आते-आते सामंतवाद का संकट जो है उभर कर सामने आया और फिर वह अपने पतन की ओर हो गया। पूर्वी यूरोप की बात करें तो यूरोप के पूर्वी हिस्सों में यूरोप के पूर्वी हिस्सों में पश्चिमी यूरोप से स्थिति जो है वो काफ़ी भिन्न थी, यानी कि अलग थी, और कृषि विस्तार और जनसांख्यिकीय विकास में भी समानता यहाँ पर नहीं थी, और भूमि के बड़े हिस्से 13वीं शताब्दी तक भी लावारिस बने रहे। तो ये पूर्वी यूरोप के बारे में बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस अध्याय के अंदर आपने देखा कि कैसे यूरोप में उत्पादन की सामंत प्रणाली हावी हो गई धीरे धीरे, कैसे कैसे सब चीज़ें बदली है। तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी है, और जो इसके प्रमुख क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से हैं। सामंतवाद की प्रमुख विशेषता जो आपने ऊपर पढ़ी है, ठीक है, और राज्य व्यवस्था की संस्थाओं की चर्चा करनी है, वो आपको बताना है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।